नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 3 दिसंबर 2020 की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास में अंत तक बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में राष्ट्र कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रकूट वंश जो है, इस वंश ने जो है कैलाश मंदिर निर्माण में सहयोग प्रदान किया था। बात करते दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हमारे दंतदुर्ग थे। कौन थे? दंतदुर्ग। दंतदुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? हमारे दंतदुर्ग थे। दोस्तों इसमें जो है राष्ट्रकूट वंश के जो है कृष्ण प्रथम थे। जो कौन थे? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने जो है कैलाश मंदिर में के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया है चालुक्य वंश। क्या दिया हुआ है? चालुक्य वंश। दोस्तों चालुक्य वंश के संस्थापक की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर चालुक्य कल्याणी की बात करते हैं। चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक थे हमारे तैलप थे। कौन थे? तैलप सेकेंड। कौन थे इसके संस्थापक? तैलप सेकंड थे। चालुक्य कल्याणी राजवंश के संस्थापक कौन थे? हमारे जो इसके संस्थापक हमारे तैलप सेकंड थे। और बात करते हैं दोस्तों चालुक्य चालुक्य वातापी की बात करते हैं दोस्तों। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक हमारे थे जय सिंह थे। कौन थे? जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। तो दोस्तों ये हमारे गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक हमारे कौन थे? इसके हमारे श्रीगुप्त जी थे। कौन थे? श्रीगुप्त जी जो है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। और बात करते हैं दोस्तों सोलंकी वंश के संस्थापक। किसके? सोलंकी वंश के संस्थापक। दोस्तों सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूलराज प्रथम। क्या हो जाएगा? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम थे। कौन थे? मूलराज प्रथम थे। बात करते हैं दोस्तों, आप सभी को बताया कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हमारे कौन थे? दंतदुर्ग थे। और चालुक्य वंश के संस्थापक कल्याणी वंश जो है चालुक्य का, तो उसके हमारे थे तैलप सेकेंड। और जो है आपकी बताया कि वातापी के राजा जयसिंह जो थे इसके संस्थापक थे। और जो हमारा ये बचा क्या है? हमारा सोलंकी वंश के संस्थापक हमारे कौन थे? मूलराज प्रथम थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कलकत्ता, अब जो कोलकाता में 1800 में विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की थी या किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड वेलेसली। लिखा है यहाँ पर, वेलेजली कहीं कहीं आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन्होंने जब इसकी स्थापना कब की थी? 1800 में जो है विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना वेलेजली के शासनकाल में ये इन्होंने करवाई थी। दोस्तों वेलेजली की बात करें, दोस्तों वेलेजली की शासनकाल में दोस्तों जो है सहायक संधि जो है इसका प्रसार दोस्तों सहायक संधि का प्रसार जो है इन्हीं के शासनकाल में चला था। सहायक संधि का प्रसार वेलेजली के शासनकाल में बहुत तेज से शुरू हुआ था। और बात करते हैं सहायक संधि शुरू किसने की थी? दोस्तों डुप्ले ने। किसने? सहायक संधि की शुरुआत की बात करते हैं। तो दोस्तों सहायक संधि की शुरुआत हमारी किसने की थी? ये हमारी डुप्ले ने की थी। किसने की थी? सहायक संधि की शुरुआत हमारी डुप्ले ने की थी। और सहायक संधि का प्रसार किसने किया था? दोस्तों प्रसार इसमें जो है अपने मतलब EIC में जो है वेलेजली ने सर्वाधिक जो है इन रियासतों को इसने शामिल किया था। जैसे बात करते हैं दोस्तों, इसने पहले हैदराबाद को वेलेजली ने सबसे पहले हैदराबाद को सहायक संधि के रूप में जो है इसने विलय कर लिया था। हैदराबाद को कब विलय किया था? ये हमारा 1798 ईस्वी में 1798 ईस्वी में इसने हैदराबाद को सबसे पहले सहायक संधि के रूप में इसने जो क्या किया था? मिला लिया था। उसके बाद में दोस्तों क्या किया? मैसूर था। कौन था? मैसूर था हमारा। मैसूर, तंजौर, क्या था? तंजौर था।
और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अवध था। क्या था? अवध। अवध जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अवध का जो है कब विलय कर लिया था? 1801 में। कब? 1801 में जो है विलेचली ने अवध को अपने उसमें जो है विलय कर लिया था। किस आधार पर विलय कर लिया था दोस्तों? इसने जो है अवध को कुशासन के आधार पर कि यहाँ पर शासन सत्ता सही नहीं चल रही है, तो कुशासन 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 के आरोप पर जो है कुशासन के आरोप पर जो है आरोप पर अवध को जो है ईआईसी में विलय कर लिया था। किसमें? ईआईसी में अवध को विलय कर लिया गया था। दोस्तों कुशासन चल रहा है कि अवध में, ऐसा दोस्तों किस रिपोर्ट में कहा गया था? दोस्तों ऐसा जो एक आउटरम की रिपोर्ट आई थी, किसकी? आउटरम की रिपोर्ट जो आई थी, आउटरम की रिपोर्ट में कहा गया था कि अवध में कुशासन है और कुशासन के आधार पर अवध को क्या किया था? ईआईसी में मिला लिया गया था। दोस्तों ये थी विलेचली की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे संबंधित कुछ घटनाएं थी। और बात करते हैं विलेचली के बारे में। आपको बताया कि जो है सहायक संधि इसने शुरू की थी। और इसमें आप दोस्तों विलेचली के शासनकाल में हमारा चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। किसके? चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ये हमारी इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी 1799 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है विलेचली के शासनकाल में ही हुआ था। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया वारेन हेस्टिंग। क्या दिया हुआ है? वारेन हेस्टिंग। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, बंगाल का पहला बंगाल का बंगाल का बंगाल का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये कौन था? हमारा वारेन हेस्टिंग था। कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये हमारा वारेन हेस्टिंग था। इसी के शासनकाल में दोस्तों हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था? इसी के शासनकाल में हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट इसी के शासनकाल में आया था। कब आया था दोस्तों? ये हमारा 1773 में आया था। कब आया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और जो है कोलकाता में जो है कोलकाता में 1774 को। कब? इसको साफ कर देते हैं। आप सबको बताया कि जो है वारेन हेस्टिंग था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और पूछ लेता है पहला बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो दोस्तों एक क्लाइव था। और बात करते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल हमारा कौन था? विलियम बेंटिक था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये हमारा कर्जन था। कौन था? कर्जन था। भारत का पहला वायसराय के बारे में आप सबको बताया कि ये हमारा कौन था? ये हमारा भारत का पहला वायसराय हमारा कर्जन था। दोस्तों वारेन हेस्टिंग की बात करें दोस्तों, इसने जो है 1700 जो है 73 में इसके शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट आया। और 1774 में जो है कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना हुई। कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना हुई। कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं कोलकाता हाई कोर्ट की। जो है इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्परे थे। कौन थे? एलिजा एम्परे जो है ये इसके पहले चीफ जस्टिस रहे थे। दोस्तों ये था हमारा कुछ वारेन हेस्टिंग के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचनाएं। इससे जो है प्रश्न बनने की संभावना रहती है। दोस्तों कई बार पूछा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था और कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, इसके हेड कौन थे? तो दोस्तों ये हमारे वारेन हेस्टिंग से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते थे वो सारे आप सभी को बता दिए। उसके बाद में बात यहाँ पर दिया है यहाँ पर दिया हुआ है हमारा करा कार्नवालिस। क्या दिया हुआ है? कार्नवालिस दिया हुआ है। तो कार्नवालिस की बात करते हैं। कार्नवालिस। तो दोस्तों कार्नवालिस जो है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों स्थायी बंदोबस्त का जनक। स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहते हैं? स्थायी बंदोबस्त जो है इसने शुरू की थी। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फादर ऑफ पुलिस। फादर ऑफ पुलिस किसको जानते हैं? फादर ऑफ पुलिस किसके नाम से जानते हैं इसको? तो है कार्नवालिस ने इसकी जो है पुलिस प्रशासन की सेवा किसने की थी? शुरू की थी? ये हमारी कार्नवालिस ने शुरू की थी। उसके बाद कर देते तो फादर ऑफ सिविल सर्विस के नाम से इसको जानते हैं। फादर ऑफ सिविल सर्विस के नाम से हम किसको जानते हैं? फादर ऑफ सिविल सर्विस के नाम से हम कार्नवालिस को जानते हैं। किसको? कार्नवालिस को हम फादर ऑफ सिविल सर्विस और फादर ऑफ पुलिस के नाम से भी जानते हैं।
दोस्तों इसने स्थायी बंदोबस्त प्रथा इसने शुरू की थी। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था आप सभी को बता दिया ना। इससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते थे वो आप सभी को बता दिए। और बात करते हैं दोस्तों इसकी मृत्यु भारत में हुई थी, तो दोस्तों इसकी जो है समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जो है, गाजीपुर में इसकी समाधि है। इसकी समाधि कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कारण वाले इसकी समाधि बनी हुई है। और बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की, ये हमारे जो हिस्से बन सकते थे सारे प्रश्न आप सभी को बता दिए। वारेन हेस्टिंग, वेलेस्ली और कार्नवालिस, इससे प्रश्न बहुत ही बनते हैं। ये सारे प्रश्न आप सभी को बता दिए हैं। और आप सभी को बताना है कि सर्वप्रथम कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर्वप्रथम जनगणना जो है किसके शासन काल में हुई थी। सर्वप्रथम जनगणना किसके शासन काल में शुरू हुई थी। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखकर भारत में जनगणना द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या के प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है। दोस्तों कितने पुरुष? दोस्तों 1000 पुरुषों 1000 महिलाओं के हिसाब से आंकड़ा लगाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों सबसे अधिक जो है लिंगानुपात किस राज्य में है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात हमारा किस राज्य में है? हमारा केरल में है। किसमें है? केरल में है। कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार तो दोस्तों यहाँ पर 1084 था। कितना है? 1084 है। और बात करते हैं सबसे कम जो है कहाँ है? सबसे कम कहाँ है? सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों किस राज्य में है? दोस्तों ये हमारा हरियाणा है। कहाँ है? हरियाणा में जो है, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। दोस्तों यहाँ पर कितना है? यहाँ पर दोस्तों 879 दोस्तों यहाँ का लिंगानुपात है। हरियाणा की बात करें, केरल की बात करते दोस्तों सर्वाधिक साक्षर की बात करते, तो ये हमारा क्या है? सर्वाधिक साक्षर भी केरल है। क्या कौन सा है? केरल है। और बात करते हो परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक साक्षर कौन है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। बात करते हैं सबसे कम साक्षर कौन, दोस्तों ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर बिहार हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व के मामले में आप सभी को बता ही चुके हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? दोस्तों ये हमारा बिहार में है। कहाँ है? बिहार में जो है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? जनसंख्या घनत्व कहाँ है? जनसंख्या घनत्व कहाँ है? ये हमारा बिहार में है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ये हमारा कहाँ है? सबसे कम कहाँ है? ये था हमारा अधिक था। और कम की बात करते दोस्तों, ये कम हमारा कहाँ है? सबसे कम हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ये कुछ जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। और बात करते हैं जनसंख्या जो भारत में है, विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है? दोस्तों 17.5% जो है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5% है। क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल भारत का विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो है क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल में भारत 7वें नंबर पर आता है। और जो जनसंख्या के मामले में वर्तमान में पहले नंबर पर आता है। क्षेत्रफल में पहले स्थान पर कौन आता है? पहले स्थान पर रूस आता है। कौन आता है? पहले स्थान पर आता है हमारा रूस, उसके बाद में चाइना, फिर यूएसए, उसके बाद में ब्राज़ील, इंडोनेशिया, उसके बाद में भारत दोस्तों 7वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन हो गया? रसिया हो गया, रूस हो गया, उसके बाद में हमारा क्या हो गया? चाइना हो गया, चाइना के बाद हमें हमारा अमेरिका हो गया, अमेरिका के ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील के बाद इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बाद में कौन हो गया? हमारा भारत देश हो गया। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में सम्मानित नहीं किया गया था? किसे जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से 2020 में सम्मानित नहीं किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, धर्मेंद्र तिवारी को सम्मानित नहीं किया गया था। धर्मेंद्र तिवारी को सम्मानित नहीं किया गया था। बात करते हैं दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में किसको दिए गए हैं? 2023 में किसको दिए गए हैं? दोस्तों 2023 में हमें दिए गए, किसको दिए गए हैं? ये हमारे एक सरपाल सिंह थे। कौन? सरपाल सिंह। और जो है एक लोग कौन है? एक हमारे हैं नरेश कुमार। कौन है? नरेश कुमार। इन दो लोगों को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, 2023 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देकर पद्म 2005 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में से उनके किस क्षेत्र के लिए उनको जो है किन कार्यों के लिए उन्हें जो है ये पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विज्ञान एवं पर्यावरण के क्षेत्र में जो है उन्होंने अपना अहम योगदान दिया था, उसके लिए जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है केंद्रीय वित्त मंत्री 2020-21 में बजट के अनुसार जन औषधि केंद्र योजना का सभी जिलों में विस्तार कर दिया गया है। 2024 तक जो है क्या कर दिया जाएगा, जन औषधि केंद्रों का विस्तार कर दिया जाएगा। 2020-21 बजट के अनुसार 2024 तक जन औषधि केंद्र योजना का सभी जिलों में विस्तार कर दिया जाएगा। और अगला प्रश्न दिया गया, सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में है। दोस्तों सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है। दोस्तों ये किसने बनवाया था, दोस्तों ये अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था, अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और बात करते हैं दोस्तों ये किस धर्म से संबंधित, दोस्तों स्तूप किस धर्म से संबंधित तो है, ये हमारे बौद्ध धर्म से स्तूप संबंधित होते हैं। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में बोध गया नामक स्थान पर, कहाँ, बोध गया नामक स्थान पर, कहाँ पर, बोध गया नामक स्थान पर जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों ये बोध गया बिहार में है। कि नदी कौन सी थी, नदी हमारी निरंजना नदी थी। और पेड़ जो हमारा पीपल का था उसे हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर गुजरात की बात करते हैं। गुजरात का एक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, ये हमारा मोढेरा जो है ये हमारा क्या है, गांव है मोढेरा गांव। कौन सा है, मोढेरा गांव। दोस्तों ये मोढेरा गांव जो है गुजरात में स्थित है। सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव कौन सा है, ये हमारा मोढेरा गांव है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हो, उत्तर प्रदेश में जो है देवगढ़ में, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर इसमें जो है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, ये हमारा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर जो है, भीतरी मंदिर के अवशेष कहाँ मिले, उत्तर प्रदेश के कानपुर से मिले थे। कहाँ से, कानपुर उत्तर प्रदेश से गुप्त वंश के मंदिरों की स्थापना के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, मध्य प्रदेश में जो है सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर वही हमारा प्रश्न आ गया जो हमने आप सभी को बताया कि देवगढ़ मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। तो देवगढ़ मंदिर कहाँ स्थित है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, देवगढ़ दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन विद्वान पाणिनि को उनके किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र के लिए जो है प्राचीन 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 विद्वान पाणिनि को जो है संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र के योगदान के लिए जाना जाता है। दोस्तों बात करते हैं पाणिनि का एक अष्टाध्यायी ग्रंथ है। कौन सा है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसका है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसका है दोस्तों, ये अष्टाध्यायी ग्रंथ हमारा किसका है, अष्टाध्यायी ग्रंथ ये किसका है, अष्टाध्यायी ग्रंथ ये हमारा पाणिनि जी का है। किसका है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसका है, पाणिनि जी का है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कतला। कतला जो है ये समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है, बाकी तीनों समुद्री प्रजातियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा वन अरेंज्ड मर्डर जो है ये किसकी पुस्तक के लेखक कौन है या लेखिका कौन है। तो दोस्तों इसकी लेखिका कौन थे, इसके लेखिका हमारे कौन थे, चेतन भगत जी थे। कौन थे, चेतन भगत जी जो इसके लेखक थे। बात करते दोस्तों यहाँ पर हम विक्रम सेठ, यहाँ पर विक्रम सेठ दिया तो विक्रम सेठ की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनकी पुस्तक क्या है, ए सूटेबल बॉय। क्या है, ए सूटेबल बॉय, ये किसकी पुस्तक दोस्तों, ये हमारी थी विक्रम सेठ की पुस्तक है। एक हमारी पुस्तक क्या नाम है, द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट। दोस्तों ये किसकी पुस्तकें हैं, ये दोनों पुस्तकें हमारे विक्रम सेठ जी की हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी ऊतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी ऊतक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदूतक पैरेकाइमा है। मृदूतक या पैरेकाइमा जो है ये क्या है, हमारा एक स्थायी ऊतक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया कर दारू या जायलम। दोस्तों जायलम का क्या काम होता है, दोस्तों जायलम का काम होता है कि पौधे की जड़ों से जल को क्या करना, पौधे के विभिन्न भागों तक, पौधे के पत्ती के भाग तक पहुंचाना, जल को पहुंचाना है और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है, जायलम का काम होता है। बात करते हैं दोस्तों फ्लोएम की। दोस्तों फ्लोएम का काम क्या होता है, ये दोस्तों पत्ती में जो भोजन बनता है उसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है, फ्लोएम का कार्य होता है। दोस्तों ये दो जो है ऊतक होते हैं दोस्तों पौधे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनका कार्य बहुत ही पेड़ में योगदान करता है अपना।
अगला प्रश्न हमारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विकास पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षित एवं कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने 2020 में जो है राष्ट्रीय कौशल निगम के साथ साझेदारी की थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन की प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कपिल मुनि को जो है सांख्य दर्शन के लिए जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर गौतम दिया, तो दोस्तों गौतम जो है ये किसके हैं? न्याय दर्शन। किसके? न्याय दर्शन के दोस्तों। न्याय दर्शन है, न्याय जो है न्याय दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों ये हमारा गौतम जी ने प्रतिपादित किया था। कणाद जो है परमाणु के जनक, परमाणुवाद के जनक कौन कहते हैं दोस्तों? परमाणु के जनक कहते हैं। भारत में परमाणु का जनक किसे कहा था दोस्तों? ये परमाणुवाद का जनक दोस्तों कणाद जी को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर यह वेद व्यास, क्या दिया? व्यास। दोस्तों व्यास जी जो है वेदों के रचयिता वेद व्यास जी को मानते हैं। वेदों के संकलनकर्ता, वेदों के रचयिता दोस्तों ये किसको जानते हैं हम? वेदों के रचयिता हमारे कौन है? वेद व्यास जी हैं। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये हमारी वेदों की संख्या 4 है। कौन है? सामवेद है हमारे, पहला ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, कौन है? यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। बात करते हैं दोस्तों वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों अथर्ववेद जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं होता। ये तीनों अथर्ववेद में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों वेद शामिल होते हैं। दोस्तों ऋग्वेद के अंतर्गत दोस्तों क्या देखने को मिलता है? ईश्वर की आराधना, ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर का वर्णन दोस्तों इसमें ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद की बात करें तो इसमें भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये सामवेद को कहा जाता है। इसमें संगीत को गाने, संगीत की विधि, इसमें किस तरह से गायन का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद की बात करते हैं दोस्तों यज्ञ है, पूजा पाठ है, हवन है, बलि दोस्तों किस तरह से की जाएगी? ये दोस्तों हमारी यजुर्वेद में इसका अध्ययन किया गया हुआ है, इसमें इसका वर्णन इसमें किया गया है। बात करें दोस्तों अथर्ववेद की, इसमें जादू है, टोने हैं, पुजारी हैं, पाखंड है, औषधि है, इन सारी चीज़ों का वर्णन हमारा अथर्ववेद में किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2020 में अरुण कुमार जी को जो है रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कर भीतरगांव नामक स्थान पर गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? भीतरगांव नामक, कहाँ पर? भीतरगांव नामक स्थान पर। यहाँ पर प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि जो है गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? भीतरगांव नामक स्थान पर गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत एवं एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना, एक ऊंचे छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश भीतरगांव कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न यह कर पारंपरिक दशावतार नाम की रंगमंच शैली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोंकण से। किससे हो जाएगा? कोंकण से संबंधित है। दशावतार नाम की रंगमंच शैली जो है किससे संबंधित है? ये हमारे कोंकण से संबंधित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित मानिका बत्रा एक समव्यावसायिक खिलाड़ी हैं। किस खेल की खिलाड़ी हैं? ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। किसकी हैं? टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। बात करते हैं दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम 2021 में इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र, क्या करते हैं? मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया है। दोस्तों 29 अगस्त जो है 29 अगस्त को जो है इनका जन्म दिवस था। दोस्तों इसी दिवस पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाने लगा है। 29 दिवस से राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त से ही मनाया जाने लगा है मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। दोस्तों बात करते हैं मेजर ध्यानचंद जी जो इस पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? ये हमारी राशि दी जाती है 25 लाख रुपये राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है?
25 लाख रुपए राशि दी जाती है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? ये हमारी 25 लाख रुपए दी जाती है। वर्तमान में दोस्तों 2023 में ये किसे दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? ये हमारा दिया गया था 2020 में, हमारा दिया शरद अंचल को दिया गया था। किसको? किसको दिया गया था? हमारा शरद अंचत को दिया गया था। किसको? शरद अंचत को दिया गया था 2023 में। दोस्तों ये भी किससे संबंधित है? ये दोस्तों टेबल टेनिस से ये भी संबंधित है। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर हमारा क्रिकेट की बात है दोस्तों। क्रिकेट से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक प्रश्न बनने वाला है। क्रिकेट से दोस्तों यहाँ पर 2014 में जो है 2014 में क्रिकेट में जो भारत रत्न किसको दिया गया था? भारत रत्न सम्मानित कौन थे? ये हमारे सचिन तेंदुलकर जी थे। कौन थे? सचिन तेंदुलकर जी भारत रत्न सम्मानित पहले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? हमारे सचिन तेंदुलकर थे और एक क्रिकेट से संबंधित थे। बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया दोस्तों? हमारा 1958 में जो है 1958 में जो है 98 में इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला भूमि के ऊपर भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर प्रति किलोमीटर होती है। 1 किलोमीटर में कितनी होती है? तो दोस्तों एक प्रति किलोमीटर में 30 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अगर भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि दर 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया पुंछी आयोग, जिसे 2007 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था और जिसे सन 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर प्रस्तुत किया था, जिसका सुझाव देने के लिए बनाया गया था। कौन सा आयोग बनाया गया था दोस्तों? ये हमारा केंद्र राज्य संबंधों को दोस्तों बनाए रखने के लिए हमारा पुंछी आयोग की गठन किया गया था। किसका? पुंछी आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों यहाँ पर दिया गया मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये हमारे वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं वर्तमान में? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और बात करते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का जो है ये जोड़ा गया था। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मौलिक कर्तव्य इनको जो है कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया? ये हमारा रसिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रूस से जो है मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। और बात करते हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया दोस्तों? ये हमारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगर पूछ लेता है मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं या थे पूछ लेता है तो दोस्तों मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। ये जो है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसे जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। और मूल अधिकारों की बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में मूल अधिकार हमारे कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। आप सभी को बता चुके हैं कौन कौन? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार, और एक हमारा हो गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, और क्या हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया, और एक हमारा रह गया अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अधिकार। दोस्तों ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। इनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी को पिछली क्लास में हम करवा चुके हैं और आज फिर भी करवा देते हैं। यहाँ पर आर्टिकल हमारा 14 की बात करते हैं दोस्तों, मूल अधिकार की बात करते हैं। तो ये हमारे किस भाग संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। किस भाग में? भाग 3 में है। 12 से 35 तक है। बात करते दोस्तों आर्टिकल 14 दोस्तों ये हमारा समता का अधिकार किससे संबंधित है? ये हमारा आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 15 किसी भी व्यक्ति को लिंग जाति धर्म और व्यवसाय
व्यवसाय के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 16 की। दोस्तों आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 16 की बात करते हैं, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की स्वतंत्रता। लोक नियोजन की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों लोक नियोजन का अधिकार दोस्तों इसमें क्या है? आर्टिकल 16 में दिया है। आर्टिकल 17 की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 17 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 17 के अंतर्गत हमारा दिया है अस्पृश्यता का अंत। किसका? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत जो है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत दोस्तों आर्टिकल 17 में लिखा है। और बात करते तो आर्टिकल 18 दोस्तों, आर्टिकल 18 की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 18 में क्या कहा गया? उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 19 में दोस्तों इसमें जो है हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। हमारी किसकी स्वतंत्रता? 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी क्या है? बोलने का स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार दोस्तों, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, और बात करते किसी भी राज्य में ठहरने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। हमारा आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 20 की बात करते हैं दोस्तों, दोष सिद्धि के लिए अपराध, एक व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी जो उस समय होगी, ना कि दोस्तों जो इस समय होगी। ये दोस्तों आर्टिकल हमारा 20 में लिखा है। आर्टिकल 21 में दोस्तों हमारा क्या लिखा है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमारा क्या है? जीवन जीने का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 21 में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 21 के अंतर्गत जोड़ा गया था। शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 21 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 23 की बात करते दोस्तों, इसमें क्या है? आर्टिकल 23 में क्या दिया गया? इसके अंतर्गत हमारा शोषण, इसमें दिया है हमारा बलात्श्रम पर रोक है, मानव अंगों की तस्करी पर रोक है। आर्टिकल 24 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो है 14 वर्ष के तक बच्चों को जो है मजदूरी कराना या कारखानों में कार्य करना क्या है? ये अपराध है, ऐसा आर्टिकल 24 में कहा गया है। आर्टिकल 25 की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 25 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 25 के अंतर्गत हमारा दिया है, आर्टिकल 25 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 25 में कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। आर्टिकल हमारा आर्टिकल की बात करते हो, आर्टिकल 26, आप जो है किसी भी धर्म के हैं उस धर्म से संबंधित आप मंदिर मस्जिद इसका निर्माण करना चाहते हैं कर सकते हैं। आर्टिकल 27 की बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, आर्टिकल दोस्तों ऐसा हमारा 27 में कहा गया है। आर्टिकल हमारा 29 में दिया गया कि जो है अल्पसंख्यकों को अपनी धर्म संस्कृति पहनावा इनकी जो है इनका संरक्षण का अधिकार इसमें आर्टिकल 29 में दिया है। आर्टिकल 30 की बात करते दोस्तों, अल्पसंख्यकों को जो है अपने जो है संस्कृति के अनुसार जो है शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार आर्टिकल 30 में दिया है। और दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 31 की। दोस्तों आर्टिकल 31 में क्या था हमारा? आर्टिकल 31 को निकाल दिया गया, इससे जो है क्या था? इसके अंतर्गत था हमारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया। संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में था? संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये हमारा आर्टिकल 31 में था, लेकिन वर्तमान में ये 31 में अब नहीं है, ये 301 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार से क्या हो गया है? विधिक अधिकार हो गया है। आर्टिकल 32 की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा के नाम से भी कहा था कि संविधान की आत्मा दोस्तों आर्टिकल 32 में कहा गया है। अगर आपकी जो है आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? याचिका दायर कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करेगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत जारी करेगी। और बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 33 की। दोस्तों आर्टिकल 33 में जो है क्या दिया हुआ है? सैन्य बलों जैसे बात करते हैं CBI, IB है, क्या है? IB है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, RAW है, रॉ है। दोस्तों ये जो है एजेंसियां हैं, इनके जो अधिकारों को, इनके मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति के पास सीमित करने का अधिकार है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास सीमित करने का अधिकार है, ऐसा आर्टिकल हमारा 33 में कहा गया है। आर्टिकल 34 की बात करते हो, आर्टिकल 34 में क्या लिखा गया है? तो जहाँ पर जो है आर्टिकल 34 की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 34 जो जहाँ पर जो है मार्शल लॉ लगा होता है, क्या होता है? जहाँ पर मार्शल लॉ होता है, क्या लगा होता है? मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ होता है। वहाँ पर जो है इनके जहाँ पर इनके मौलिक अधिकारों को जो है मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार किसके पास होता है? ये संसद के पास होता है। किसके पास होता है? ये संसद के पास होता है। ऐसा दोस्तों किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 34 के अंतर्गत ऐसा लिखा हुआ है।
दोस्तों ये थे हमारे मौलिक मौलिक अधिकारों से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल थे जिससे प्रश्न बनने की संभावना हो सकती थी। अगला प्रश्न दिया करा है कि यहाँ पर दिया करा है निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम के द्वारा जीएसटी के बारे में आप सभी को हम पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके डिटेल में बता चुके हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि ये किस संविधान संशोधन से संबंधित है दोस्तों। 101 रुपये का कन्यादान, 101 रुपये का कन्यादान जीएसटी किससे संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 का अधिनियम है। और 1 जुलाई 2017 को जो है इसे सबसे पहले कहाँ से लागू किया गया, असम से लागू किया गया था। कहाँ से लागू किया गया था, असम से लागू किया था। इसके बारे में आप सभी को हम बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुके हैं। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है और ये अधिनियम 2016 का था। इसकी स्थापना 2017 में हुई, तो ये लागू 2017 में हुआ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इसकी दरें कितनी, इसकी 4 प्रकार की दरें हैं। 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। दोस्तों जीएसटी की 4 दरें हैं। 28% दोस्तों जीएसटी की 4 दरें हैं। 5, 12, 18, 28 दोस्तों ये दरें हैं। और जो हमारा ये कब लागू किया गया था, हमारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कहाँ से, असम से। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा दिया करा 103वां संविधान संशोधन। ये हमारा 2019 में हुआ था। कब हुआ था, 2019 में हुआ था। ये कब हुआ था, 2019 में। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात इसमें कही गई। ईडब्ल्यूएस को जो है 10% आरक्षण देने की बात इसमें कही गई है। 104वां संविधान संशोधन ये 2020 में, ये 2019 में ये भी हुआ था। दोस्तों इसकी बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो है क्या कहा गया, इसमें एंग्लो इंडियन की सीटों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ऐसा दोस्तों किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। दोस्तों ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे। और आप सभी को बताएं सिंपल ये अनुच्छेद संविधान संशोधन बताना है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कब किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ये सभी आप सभी को पढ़ा भी चुके हैं। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया दोस्तों, ये आप सभी को बताना है। इसके बारे में आप सभी को हम पढ़ा भी चुके हैं, ये कब हुआ था और जो है किस संविधान संशोधन से द्वारा हुआ था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कर वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक की लेखिका कौन है। दोस्तों इसकी लेखिका कौन है, इसकी लेखिका हमारी मलाला यूसुफजई है। कौन है इसकी लेखिका, मलाला यूसुफजई जी हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करा CSO मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष को आधार के रूप में लिया जाता है। तो दोस्तों 2011 से 12 के बीच में लिया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ, देखते हैं क्या है। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी के शब्द का अर्थ होता है था। तो दोस्तों चोल प्रशासन के समय जो है वेट्टी का अर्थ होता था हमारा कर। क्या होता, कर होता था। राइट आंसर हो जाएगा 4th। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। कर RBI मौद्रिक नीति समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। और RBI के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से हर क्लास में RBI से प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसा कि आप सभी को हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो GK GS में ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है RBI से कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है। उस दिन RBI की स्थापना पूछी थी। कल जो है कल RBI का राष्ट्रीयकरण पूछा था, किस वर्ष हुआ था। एक दिन आज राष्ट्रीयकरण के मौद्रिक नीति समिति के कुल अध्यक्षों की बात कर ली। तो दोस्तों RBI के बारे में डिटेल से हम बता चुके हैं। एक्ट दोस्तों इसकी स्थापना का एक्ट कब का था दोस्तों, एक्ट हमारा 1934 का था। स्थापना इसकी 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 1935 में थे। और आयोग कौन था, इसका आयोग था यंग हिल्टन आयोग। कौन था, यंग हिल्टन आयोग था। इसका कौन था, यंग हिल्टन आयोग था। यंग हिल्टन आयोग था। और इस आयोग को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इस आयोग को हम और शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, शाही आयोग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किस आयोग के, शाही आयोग की स्थापना के नाम से जानते हैं। और शाही आयोग हो गया। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, इसका जो है इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को कब हुआ था, 1949 ईस्वी को हुआ था। और इसका दोस्तों बात करते हैं इसका लोगो क्या है। दोस्तों इसका लोगो है ताड़ का वृक्ष जो है और टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये, और प्लस हमारा ताड़ का वृक्ष। दोस्तों ये हमारा इसका जो है लोगो है। बात करते दोस्तों RBI की स्थापना के समय, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ था दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर था हमारा
आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता था। कहाँ था? कोलकाता था। ये हमारा प्रश्न अभी जल्द ही पूछा गया कि आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर हमारा कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हमारा मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। बात करता हूँ दोस्तों आरबीआई के पहले अध्यक्ष। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष पहले थे ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ जो है आरबीआई के पहले हेड थे, पहले अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा निम्नलिखित में से किसे कोशिका की थैले कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। अगर सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। किसको? लाइसोसोम को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको हम जानते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। दोस्तों यहाँ पर दिया है कह रहा है कि माइक्रोकांडिया जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों माइक्रोकांडिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज दोस्तों हमारे किसके द्वारा की थी? ये हमारा किसके द्वारा की? बेंडा जी के द्वारा की गई थी। किसके? बेंडा के द्वारा जो है माइक्रोकांडिया की खोज किसके द्वारा की थी? बेंडा के द्वारा की गई थी। माइक्रोकांडिया को जो है पावर ऑफ सेल कहते हैं। जो है इसमें क्या कहते हैं? शक्ति का केंद्र क्या कहते हैं? पावर ऑफ सेल। दोस्तों कोशिका की शक्ति का केंद्र किसे कहते हैं? माइक्रोकांडिया को कहते हैं। माइक्रोकांडिया की खोज बेंडा ने की थी। और दोस्तों कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के नाम से किसको जानते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी के रूप में संचित होती है। किस रूप में संचित होती है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किस रूप में संचित होती है? हमारी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किस रूप में संचित होती है? ये हमारी एटीपी के रूप में संचित होती है। दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया हमारे एग्जाम में। एटीपी दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। दोस्तों ये किसका फुल फॉर्म है? ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। और एडीपी के पूछ लेता है एडीपी, यहाँ अगर डी होता तो यहाँ पर डाई हो जाता है। क्या हो जाता? डाई। तो ये क्या होता है? एडिनोसिन डाईफास्फेट हो जाता है। एडीपी और एडीपी दोनों का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए। और माइक्रोकांडिया की खोज बेंडा ने की थी, आप सभी को बताया। और माइक्रोकांडिया को जो पावर ऑफ जो है सेल कहते हैं, जहाँ पर यहाँ पर पावर ऑफ सेल जिसमें जो है कोशिका जिसमें पूरी एनर्जी इसी में स्थित होती है। बात करते तो डीएनए की दोस्तों खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए का द्विकुंडलित मादक जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रसिद्ध किया गया था। किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है दोनों लोगों के द्वारा ये डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रतिपादित की गई थी? वाटसन एवं क्रिक ने। बात करते हैं डीएनए की। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए। दोस्तों इसका फुल होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये अम्ल। डीऑक्सी एसिड कह सकते हैं इसको। दोस्तों ये डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी एसिड है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया हुआ है डीएनए की खोज आप सभी को बताया वाटसन एवं क्रिक के द्वारा इनके द्वारा द्विकुंडलित मादक प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर दिया गाल्जी काय। दोस्तों गाल्जी काय की खोज किसने की थी? दोस्तों ये हमारी कैमिलो गाल्जी काय जो है कैमिलो गाल्जी के द्वारा जो है गाल्जी काय की खोज की गई थी। किसके द्वारा? कैमिलो गाल्जी के द्वारा गाल्जी काय की खोज की गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न कह आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2015 से 2016 के बाद औसतन 5 व्यक्तियों वाला एक परिवार जो प्रतिदिन 2 शाकाहारी थैलियों का भोजन करता है, उस घर में प्रति औसतन लगभग कितने रुपए की कमाई होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 10,887 रुपये की कमाई होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2015 से 16 के बाद औसतन 5 व्यक्तियों वाला परिवार जो प्रतिदिन 2 शाकाहारी थालियों का भोजन करता है। कितना? 2 शाकाहारी थालियों का भोजन करता है। 5 सदस्य परिवार में है तो उनकी जो है प्रति औसतन लगभग आय जो है कितनी होगी? प्रति वर्ष औसतन आय कितनी होगी? ये हमारी 10,887 रुपये होगी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। क्लोज टू द बोन ये दोस्तों किसकी पुस्तक है?
क्लोज टू द बोन, ये हमारी एलिसा रे की पुस्तक है। किसकी है? ये हमारी एलिसा रे की पुस्तक है। यहाँ पर दिया है युवराज सिंह। युवराज सिंह की दोस्तों की पुस्तक का नाम क्या है? द टेस्ट इज माई लाइफ। टेस्ट इज माई लाइफ दोस्तों किसकी पुस्तक है? ये हमारी युवराज सिंह की पुस्तक है। टेस्ट इज माई लाइफ दोस्तों युवराज सिंह की पुस्तक है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर। क्या था? सेलुकस निकेटर। दोस्तों इस जो है सेलुकस निकेटर जो है 305 जो है इसका युद्ध हुआ था। इसके युद्ध के बाद में जो है इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी जो है सेलुकस निकेटर की बेटी के साथ विवाह कर लिया था। दोस्तों इसमें जो है 1905 जो है 305 ईस्वी में इसने इसकी सेना से दी गई थी। और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर सेलुकस निकेटर की बात करते हैं तो इसकी बेटी के साथ इसने विवाह कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया था। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि अगस्त 2020 तक अब तक जानकारी प्राप्त के अनुसार निम्नलिखित में से क्रिकेटरों में से टेस्ट मैचों में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन था? ये हमारा अनिल कुंबले थे। दोस्तों इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना एक है, भावना क्या है दोस्तों? भावना एक क्या है? रंगमंच का रूप है। किसका है? रंगमंच का रूप। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। कह रहा केंद्रीय बजट 2020-21 भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार निम्नलिखित में से की स्थापना करेगी। किसकी स्थापना करेगी? केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की बजट 2021 में भाषण में घोषणा की है जो है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना करेगी। राइट आंसर जिसका हो जाएगा हमारा थर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा जनपद के दौरान विश्व का अर्थ क्या होता था? दोस्तों जनपद के अनुसार विश्व का अर्थ होता है साधारण लोग। और जो है विश्व साधारण लोगों का जो होता है मालिक होता है, मुखिया होता है दोस्तों, इसे विश्वपति के नाम से जानते थे। किस नाम से? इसे हम विश्वपति के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? विश्वपति के नाम से भी जानते थे। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। करा कि दूसरी शताब्दी के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार के रूप में राजदूत के रूप में आए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर भद्र के रूप में के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा की सभापति नहीं रही हैं या रहे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी झील है जिसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लोनार झील हो जाएगा। और दोस्तों लोनार झील ये दोस्तों कहाँ स्थित है? ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है ये झील? कहाँ स्थित है? ये हमारी झील महाराष्ट्र में स्थित है। उल्कापिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ था। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर लोकटक झील दी है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? दोस्तों लोकटक झील हमारी मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोकटक झील दोस्तों कहाँ स्थित है? ये हमारी मणिपुर में स्थित है। हुसैन सागर की बात करते हो, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? ये हमारी तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हमारी तेलंगाना में स्थित है। लोनार की बात मैं आपको बता चुकी है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और सांभर झील की बात करते हो, सांभर झील कहाँ स्थित है? ये हमारी राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? सांभर झील हमारी राजस्थान में स्थित है। सांभर झील है जो है सर्वाधिक खारे पानी वाली झील कौन सी है? हमारी सांभर झील है। कौन सी है? सांभर झील सर्वाधिक खारे पानी वाली झील सांभर झील राजस्थान में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर भारत के संविधान के निम्नलिखित में से भागों में से कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधित है? कौन सा भाग जो है संघ एवं राज्यों के मध्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। भाग 11 जो है ये संघ एवं राज्यों के से संबंधित है। भाग 11 जो है संघ एवं राज्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ एवं राज्यों से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों भाग 5 दिया है। कौन सा? भाग 5 दिया दोस्तों, ये किससे संबंधित? ये हमारा संघ से संबंधित है। क्या है? भाग 5 हमारा किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। और यहाँ पर दिया है क्या? भाग 9 जो है किससे संबंधित है? भाग 9 जो है ये हमारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित। इसमें जो है पंचायत का गठन इसमें दोस्तों दिखाया गया है। पंचायत है आर्टिकल हमारा
भाग संविधान का भाग 9 में दिया गया हुआ है। भाग 9 में क्या दिया गया, पंचायत। और भाग 9 ए की बात करते हैं दोस्तों, 9 ए में क्या है, 9 ए में दोस्तों इसमें नगर पालिकाएँ दोस्तों, नगर पालिकाएँ दोस्तों किसमें है, नगर पालिका दोस्तों किसमें, आर्टिकल 9 ए में है। आर्टिकल 9 बी की बात करते, भाग 9 बी की बात करते दोस्तों इसमें सहकारी समितियाँ हैं, किसमें, सहकारी समितियाँ भाग 9 में हैं। इनको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इनको सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। और यहाँ पर दोस्तों भाग आप सभी को बता चुके, भाग जो है 7 यहाँ पर दिया है। भाग 7 दोस्तों इसे निराश्रित कर दिया गया है, जिससे इसे बाहर निकाल दिया गया है। और ये थे हमारे कुछ भाग। और ये भाग एक अक्सर दो चार जो हैं ये भाग पूछे जाते हैं। भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित, किससे, राजभाषा से संबंधित, ये भाग 17 है। और भाग 18, अब भाग 18 ये पूछ लेता है किससे संबंधित, आपातकालीन उपबद्धों से, आपातकाल से संबंधित है। और भाग जो है 18 हो गया। 20 पूछ लेता है, कभी कभी 20 पूछ लेता है हमारा संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से होता है। और भाग हमारा पूछ लेता है, भाग 15 पूछ लेता है, ये हमारा निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और लास्ट के तो सबको याद ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आप सभी को याद ही होंगे। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, राजभाषा 17, भाग 17, आपातकाल भाग 18, और जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन 20 में, और निर्वाचन आयोग 15 में होता है। और सिविल सर्विस हमारा 14 में होता है, सिविल सर्विस हमारा 14 में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या करा, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में हरे पौधे द्वारा 50 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है। कितनी जूल, 50 जूल, 500 जूल है सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है। पौधे द्वारा अवशोषित की जाएगी, बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। ये प्रश्न अभी आप सभी को एक पिछले प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला था कि अगर हरे पौधे द्वारा कितनी ऊर्जा जो है सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है। दोस्तों इसमें 1% दिखाया गया था, अगर जो है बाकी लुप्त हो जाएगी। यहाँ पर अगर 500 जो है 500 जूल दिया है, 500 जूल का जो है आप निकाल लीजिए 1%, 500 जूल का 1% निकाल लीजिए, 500/1/100 दोस्तों, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, बराबर कितना बचा दोस्तों, ये हमारा बचा 5 जूल। क्या बचा, ये मैथ का परसेंटेज का सवाल हो गया कि दोस्तों 1% जो है ये ऊर्जा पौधा ग्रहण करता है, बाकी सारी पर्यावरण में लुप्त हो जाती है। ये प्रश्न हमारा पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 जूल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करें, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार कौन सी बीमारी 2025 तक उन्मूलित हो जाएगी, कौन सी बीमारी जो है 2025 तक उन्मूलित हो जाएगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग। किस रोग से जानते हैं इसको हम, क्षय रोग या टीबी रोग के नाम से भी इसे जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया एडीज, कह दिया एड्स दिया है। दोस्तों एड्स जो है ये हमारा जनन तंत्र से संबंधित बीमारी है। दोस्तों एड्स जो है इसमें जो है क्या होता है, मानव का प्रतिरक्षा तंत्र ये गड़बड़ हो जाता है, प्रतिरोधक इम्यूनिटी सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाता है। एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी एक्वायर्ड इम्यूनो क्या हो रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो है इसका एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया करा डेंगू मच्छर। दोस्तों डेंगू जो है किस रोग के कारण होता है, किसके कारण होता है, ये मच्छर के काटने से होता है। किसके काटता होता है, मच्छर के काटने से होता है। किसके, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, ये हमारा डेंगू रोग होता है। कौन सी होती है, मादा एजिप्टाई, कौन सी, मादा एजिप्टाई जो है मच्छर, इस मच्छर के काटने से कौन सा होता है रोग, ये हमारा डेंगू रोग होता है। दोस्तों बात करते हैं डेंगू के बारे में, बता दें एड्स और क्षय रोग तीनों के बारे में चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि जो है लेक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित किस पर आधारित होती है। लेक्टोमीटर जो हमारी आर्कमिडीज सिद्धांत पर आधारित होती है। किस पर, आर्कमिडीज सिद्धांत पर आधारित होती है।
न्यूटन, दोस्तों न्यूटन क्या है, इन्होंने बल पर जो है बल का जो है न्यूटन ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम न्यूटन ने दिया था। और बायल जो है इन्होंने दाब का नियम दिया था, किसका, दाब का नियम बायल ने दिया था। मेंडल ने जो है अनुवांशिकता की खोज जो है इन्होंने मटर के पौधे के पर इन्होंने प्रयोग किए थे सर्वप्रथम, ये मेंडल से संबंधित हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत लैक्टोमीटर कार्यप्रणाली से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील हरिकोटा द्वीप पर बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। कौन सी, पुलिकट झील, ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये हमारी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सी झील, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों वेम्बनाड झील दी है, कौन सी, वेम्बनाड झील। दोस्तों वेम्बनाड झील ये हमारी कहाँ स्थित है, ये हमारी केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील हमारी केरल में स्थित है। चिल्का झील दोस्तों ये बात करते हैं, ये हमारी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। और कावाली झील जो है, कालीवली झील, ये हमारी कहाँ स्थित है, ये हमारी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों ये हमारी प्रमुख झीलें थी जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चिल्का झील बहुत ही पूछ लेता है, उड़ीसा में है। एक खारे पानी की झील, कैसी झील है, ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। और इसके पहले झील से एक प्रश्न अभी आपने देखा कि वो प्रश्न झील से ही पूछा जा चुका है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है हरिवंश नारायण सिंह को निर्वाचित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया, क्रिकेट खिलाड़ी सिमरान हेटमायर कहाँ के हैं। दोस्तों सिमरान हेटमायर कहाँ के हैं, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कर नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे माल्लम के नाम से भी जाना जाता है, किस वंश के शासक थे। दोस्तों ये हमारे किस वंश के शासक थे, ये हमारे पल्लव वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, ये हमारे पल्लव वंश के शासक थे। बात करते दोस्तों आप अभी से को बताया था चोल वंश के संस्थापक के बारे में आप सभी को हम बता ही चुके हैं। चालुक्य वंश के बारे में आप सभी को बता ही चुके हैं। और बात करते हैं सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों इसका संस्थापक सिमुक थे। कौन थे, सिमुक जो है सातवाहन के संस्थापक थे। किसके, सातवाहन के संस्थापक कौन थे, ये हमारे सिमुक जी थे। कौन थे, सिमुक जी सातवाहन संस्थापक के थे। किसके थे, सातवाहन संस्थापक के थे हमारे सिमुक जी। और दोस्तों चोल वंश के संस्थापक की बात करते हैं। दोस्तों चोल वंश के संस्थापक हमारे विजयालय जी थे। कौन थे, विजयालय या चोल वंश के संस्थापक कौन थे, हमारे विजयालय थे। ये दोस्तों प्रमुख संस्थापक आप सभी को बता चुके हैं। कह रहे पादपों के निम्नलिखित में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वावर्धन दर्शाता है। कौन सा, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों पेड़ का किचन जो है किसे कहते हैं। दोस्तों पेड़ का रसोई घर किसे कहते हैं, ये हमारा पत्ती को पौधे का रसोई घर के नाम से भी जानते हैं, रसोई घर। जो है पेड़ पौधे जो है श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ये O2 गैस लेते हैं। श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, O2 गैस करते हैं। और बात करते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और वैसे जब ये शोषण करते हैं दोस्तों ये O2 ग्रहण करते हैं और CO2 ये भी छोड़ते हैं। मनुष्य की तरह अगर श्वसन की बात करते हैं दोस्तों O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के समय ये CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। ये दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया। तो दोस्तों कह रहा है कौन सा जो है पद जो है ये भारत के संविधान में नहीं है। तो हमारा सॉलिटर जनरल ये हमारा इसमें संविधान में नहीं है। यहाँ पर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये हमारा संविधान के भाग में है। कह रहा है ये हमारा किस भाग में है, CAG। दोस्तों ये किस भाग में है, CAG। दोस्तों ये भाग में हमारा 148 भाग में 148 अनुच्छेद में CAG दिया है। कह रहा है अटॉर्नी जनरल। दोस्तों ये आर्टिकल महान्यायवादी आर्टिकल हमारा किसमें है, आर्टिकल हमारा 76 में महान्यायवादी है। एडवोकेट जनरल, स्टेट का एडवोकेट जनरल दोस्तों ये भी होता है। और सॉलिटर जनरल इसका जो है संविधान में उल्लेख नहीं होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है भारतीय जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के रूप में वृद्धि दर्ज की गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1981 में क्या गई थी भारतीय जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की थी। हमारा 1981 में वृद्धि दर्ज की गई थी। लिंगानुपात की यहाँ पर बात की गई, लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई थी।
और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा है कि जून 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 2021-22 के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ये कितना लगाया गया था? एकदम 8.5% 2020 में लगाया गया था। कह रहा है कि बेकिंग सोडा सोल्यूशन गिवन ग्रीन कलर विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। दोस्तों जो बेकिंग सोडा जो है ये क्या करता है, ये कौन सा रंग देता है? ये दोस्तों ये हमारा चाइना रोज जो है ये कलर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कर रहा है कि सितंबर 2020 में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए अपने कार्य के लिए सेलिब्रिटी वकील के रूप में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? दोस्तों आयुष्मान खुराना ने जो है इसकी घोषणा की है। दोस्तों ये था हमारा आज की क्लास। कि आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सभी को जो हमने प्रश्न बताया है कि जो है हमारा आप सभी को बताया था कि हमने जो है 21वां बताया था हमने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कब जोड़ा गया। इस प्रश्न के आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।